इस लेक्चर में हम देखेंगे एक फ्रंट एंड और बैक एंड जो हम लोगों ने आपको बताया था कि ASP.NET में हमने पेजेस बनाना सीख लिया है और हमने SQL सर्वर में डेटाबेस बना लिया है। अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे ADO.NET के थ्रू, ठीक है, और हम एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक डेटाबेस बताया था, पहले मैं उस डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे सर्वर का नेम है। जब हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे तो सर्वर की नेम की ज़रूरत पड़ेगी। और डेटाबेस जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाया था, आई थिंक टेस्ट के नाम से बनाया था, टेस्ट DB, यूज़र DB, यस, यूज़र DB के नाम से हमने डेटाबेस बनाया था। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। यूज़र DB के नाम से हमने डेटाबेस बनाई थी, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एक टेबल भी क्रिएट किया था एम्प्लॉयज़ के नाम से, है ना, या यूज़र लॉगिन के नाम से, आई थिंक ये है ना। तो अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले तो उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाया था। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, टेबल का नाम था यूज़र लॉगिन, है ना। दिस वन इज़ द नेम ऑफ टेबल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर में हमारे 1 2 3 4 5 6 रोज़ थे, है ना। 6 रोज़ हमारे इसमें थे, 6 कॉलम्स थे, सॉरी 6 कॉलम्स थे, जिसमें हमारा ईमेल आईडी मेरा प्राइमरी की है, नेम है, पासवर्ड है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर है। ये 5-6 फील्ड हमारे पास है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग एक बनाते हैं, जो कि मैंने साथ फ्रंट एंड भी आपका बना दिया था, है ना, ASP.NET में। तो हम लोग यहाँ से विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। अभी इस टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, मैं फ्रंट एंड के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट कराता हूँ और उसको फिर मैनेज करेंगे। एप्लीकेशन का नाम याद है आपको? FB ऐप करके बनाया, आई थिंक ये FB ऐप लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था। फॉर्म की डिज़ाइनिंग हमने करी थी इसके अकॉर्डिंगली। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट वाला लेक्चर एक बार देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। पहले तो आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना है और फॉर्म डिज़ाइन करना है, जो कि आपका SDLC के अंदर में डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। और हम लोगों ने पेजेस भी बनाए थे या नहीं बनाए थे, आई डोंट नो। आई थिंक पेजेस हमने शायद नहीं बनाए थे ना। यूज़र के नाम से मेरे पास पेज है, हम लोगों ने लॉगिन के नाम से पेज बनाया हुआ है, वेलकम के नाम से पेज बनाई हुई है, एडमिन लॉगिन के नाम से पेज बनाई हुई है। ये हमने लॉगिन के नाम से बनाया था, जो स्टैटिक हमने पास किया था। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, जैसा हमारा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या फील्ड्स हैं, 6 फील्ड्स हैं। 6 फील्ड के अकॉर्डिंगली मुझे एक यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन के नेम पे भी राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप एक नया ऐड करोगे आप एक न्यू आइटम, एक नया आइटम ऐड करोगे। उस आइटम का नाम आपका क्या होगा, वेब फॉर्म। आइटम का नाम होगा वेब फॉर्म। और वेब फॉर्म के अंदर में आपको क्या करना है, पेज का नाम को चेंज करना है। पेज का नाम आपका क्या है, आपके पेज का नाम है यूज़र अंडरस्कोर यूज़र मास्टर कर देते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जैसा टेबल रहेगा वैसे ही आपका फॉर्म रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया यूज़र मास्टर, ठीक है। इसको आप ऐड कर लो। और एज़ पर द पेज डिज़ाइन जो हमारे पास में है, हम यहाँ पे पेज डिज़ाइन कर लेते हैं, जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैं स्ट्रक्चर के अंदर मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। और टेबल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहो तो एक HTML वाला टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे सेम वो भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। मुझे 6 रोज़ चाहिए, मैंने 8 रोज़ ले लिए और मैंने 3 कॉलम्स ले लिए। ये मेरा एक टेबल है यहाँ पे। अब इस टेबल को मैं अपने हिसाब से
रीसाइज कर लेता हूँ। मैंने अपने हिसाब से इसको रीसाइज कर लिया और मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। ठीक है, अलाइन कर दिया सेंटर में। फर्स्ट वाले रो को मैं नहीं करता हूँ कुछ, बिकॉज थर्ड वाले सेकंड वाले से मैं अब यहाँ पे जो मेरे फील्ड्स हैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे उसके रो को अलाइन कर देता हूँ। जैसे ईमेल आईडी है, नेम है, पासवर्ड है। सबसे पहले ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी। मैं अब क्या कर रहा हूँ, पहले तो डेटा स्ट्रक्चर बनाना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करा लिया था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। वो एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, फ्रंट एंड के थ्रू एक यूज़र इंटरफेस ऐसा डेवलप करना है जो कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली डेटाबेस में स्टोर हो और मैं विदाउट लाइक कोई कमांड के मैं अपने पूरे फॉर्म को मेंटेन कर पाऊँ। तो एक यूज़र इंटरफेस मैं बना रहा हूँ ताकि यूज़र, कोई भी यूज़र आए, अगर उस टेबल को, की डेटा को उसको मेंटेन करना है तो वो ईजिली मेंटेन कर पाए, है ना। तो हम उस तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने जा रहे हैं। तो ईमेल आईडी आ गया तुम्हारा, सेकंड कॉलम नेम आ गया, नेम के बाद क्या था, पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद एड्रेस है, एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद क्या था, मोबाइल नंबर ना, मोबाइल नंबर। इस हिसाब से आपने ले लिया। नाउ अब आपको क्या टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कराने के लिए, तो आप यहाँ से टूल बॉक्स में जाते हैं और उसके अप्रोप्रिएट आप टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हो। टेक्स्ट बॉक्स आपने एक ले लिया, इसको मैं कॉपी करके ना और जो जितने भी फील्ड्स हैं मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सबकी नेमिंग ज़रूरी है। फर्स्ट वाला जो है मेरा क्या है, किसके लिए है, ईमेल आईडी के लिए है, तो मैं इसकी आईडी में क्या कर दूंगा, txt ईमेल। ठीक है, सेकंड कॉलम, अब इसके टेक्स्ट में टेक्स्ट आ गया था, ये नहीं होना चाहिए, इसे मैंने हटा दिया। अगेन सेकंड वाले पे गए, प्रॉपर्टीज़ में गए और यहाँ पे उसकी आईडी क्या कर दी, txt नेम। थर्ड वाले में गए, F4 प्रॉपर्टी, txt pwd पासवर्ड। नेक्स्ट F4 txt एड्रेस। नेक्स्ट F4 txt डेट ऑफ बर्थ। सर ये आईडी चेंज करते हैं ताकि हमें वैलिडेशन लगाने के लिए इजीली, वैलिडेशन या फिर हम जब हम इंसर्ट अपडेट अभी करेंगे ना, अभी देखना इस फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा फील्ड किसके लिए है। अगर आप असेंडिंग 1 2 3 4 लेते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा डेटा किसके अंदर डालना है, क्योंकि आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना। जब डेटा को इंसर्ट करोगे या सर्च करोगे या अपडेट करोगे तो आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना है। अब जैसे मेरे पास में डेट ऑफ बर्थ है, मैं चाहता हूँ डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर आ जाए, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, टेक्स्ट मोड या टेक्स्ट मोड। ये वाला देखो, ये टेक्स्ट मोड है। यहाँ जाके आप डेट सेलेक्ट कर लोगे तो वो कैलेंडर आ जाएगा, वहाँ पर कैलेंडर के थ्रू आप डेट को पिक कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल नंबर में जाओ, सेम वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेंज कर दो, txt mob। तो ये आपने टेक्स्ट फील्ड सेट कर दिए हैं। उसके बाद आप आ जाओ, आपको बटन चाहिए, आपको 4 बटन चाहिए, एक ऐड के लिए, एक अपडेट के लिए, एक डिलीट के लिए, एक सेलेक्ट के लिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू शो अ मैसेज आप शो करना चाहते हो तो एक आप लेबल लेना चाहते हो, यहाँ पे लेबल ले लो, नहीं तो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो मैंने आपको बताया था पॉपअप के थ्रू भी शो करा सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने बटन्स ले लिए, बटन्स की प्रॉपर्टी में गए, F4 किया, आईडी में जाके मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। अब ये बटन है तो मैंने इसका नाम दे दिया BTN। पहला वाला बटन मैं सबमिट के लिए रखना चाहता हूँ, यानी ऐड के लिए, तो मैंने इसका नाम कर दिया सबमिट। अब जो बटन है तो उसका टेक्स्ट भी आएगा, तो मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया सबमिट, ताकि यूज़र को दिखे कि वो सबमिट के लिए बटन है। सेम दूसरा बटन हमने लिया, प्रॉपर्टी में गए, F4, इसका टेक्स्ट मैं किसके लिए रखना चाहता हूँ, फाइंड के लिए, तो यहाँ टेक्स्ट में फाइंड कर दिया। और आईडी में जाके मैं क्या करता हूँ, BTN फाइंड।
है ना, फाइंड करने के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला जो बटन है मैं इसको ले रहा हूँ अपडेट करने के लिए, तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया BTN अपडेट, BTN यानी बटन, और अपडेट BTN अपडेट, और यहाँ पे टेक्स्ट में, यहाँ पे टेक्स्ट में हम अपडेट कर देंगे। तो अभी अपडेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे डेटा में सेव करा सकते हैं। तो ये टेक्स्ट में आके हम अपडेट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट में अपडेट, ठीक है। एंड उसके बाद देखो लास्ट वाला है डिलीट के लिए है, इसकी प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका नाम BTN अपडेट, सॉरी डिलीट, लास्ट वाला था, डिलीट के लिए डिलीट कर दिया। और इसकी जिसका जो टेक्स्ट था उसको मैं क्या कर दूँ, डिलीट। तो ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने वहाँ पे बनाए थे ना, इंसर्ट अपडेट, उसके लिए मैंने कमांड बटन बना दिया। अब कमांड बटन से काम करेंगे और जो हम डायरेक्टली जो इन वैल्यूज़ लिख रहे थे वो वैल्यूज़ मैं इसके थ्रू पास करूँगा। समझ में आ गई बात। एक तो UI हमने बना दिया यूज़र कन्वीनियंट के लिए, ताकि यूज़र को ईजिली तरीके से डेटा को मेंटेन कर पाए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको बैकएंड को और फ्रंट एंड को मुझे जोड़ना है। उसके लिए मैंने आपको बताया ADO.NET यूज़ करना है, राइट। तो हम कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो देखो, अगर इसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, कनेक्शन स्ट्रिंग को या तो आपको लर्न कर लो, या एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीक़ों की याद रखना, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब जैसे कि मेरा डेटाबेस यहाँ पे जो मैंने बनाया था वो था यूज़र DB के नाम से, ठीक है। तो मैं यूज़र DB का एक कनेक्शन जो है ना यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे होता है एक सर्वर एक्सप्लोरर, दिख रहा है आपको ये सर्वर एक्सप्लोरर। कभी कभी ये विंडो नज़र नहीं आया आपको तो व्यू में जाके ऐड कर लेना सर्वर एक्सप्लोरर पे जाना। यहाँ पे डेटा कनेक्शन जो तुम्हें दिख रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करना, यहाँ पे न्यू कनेक्शन कर लेना। ये बेसिकली क्या है, ये भी SQL सर्वर है, लेकिन इसको हम कहते हैं TSQL, ट्रांजिशन SQL कहते हैं। ये आप एक बार आप वहाँ डेटाबेस बना लो, उसके बाद आपको डेटाबेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से आप पूरा डेटाबेस ऑपरेट कर सकते हैं। कोई एक नया टेबल बनानी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर देखनी हो, तो आप यहाँ से इसका नोड बना लो और वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। योर डेटाबेस कैन बी एक्सेस इनसाइड द विजुअल स्टूडियो प्लेटफॉर्म। नो नीड टू आपको एक्सेस करने की जरूरत, हाँ यू मस्ट हैव अ SQL सर्वर होना ज़रूरी है, बट इस पूरे SQL सर्वर को तुम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक नया कनेक्शन जैसे मैंने बनाया ना, तो पूछ रहा है कि तुम्हारा सर्वर का नेम क्या है। तो सर्वर के नेम को क्या देने के लिए क्या करोगे, SQL सर्वर में जाओगे, जहाँ तुम्हारा जो सर्वर का नेम है यहाँ से गेट एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, यहाँ जो सर्वर का नेम आ रहा है इसे यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसे आप यहाँ से कट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। वापस आओ उसके अंदर में, यहाँ पे आप सर्वर के नेम को पेस्ट करो। जैसे सर्वर के नेम को पेस्ट करोगे, कुछ एक ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, यही है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है ना, दो तरह के ऑथेंटिकेशन थे, तो हमने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया और यहाँ पे तुम्हें क्लिक करोगे तो तुम सर्वर का नाम जो डेटाबेस में बनाया हुआ है तुमने, वो सारे आ जाएंगे। अब इसमें से हम उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा डेटाबेस का नाम है। जब मेरा ये डेटाबेस का नाम मैंने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से क्लिक करके चेक कर लो कि क्या तुम्हारा कनेक्शन सक्सीडेड है या नहीं है। अगर ये सक्सीडेड होगा तो तुम्हारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटाबेस सक्सीडेड है, मतलब कनेक्शन ओके है। उसके बाद फाइनली तुम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तुम्हारे को देखना यहाँ पे एक नोड आ जाएगा और उस नोड के अंदर में उस डेटाबेस का नाम आ जाएगा और उसके अंदर जितने भी टेबल्स बने हुए हैं वो सारे टेबल्स आ जाएंगे। इवन जो स्टोर प्रोसीजर तुमने बनाए होंगे वो स्टोर प्रोसीजर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम उसको देख सकते हो, यहाँ से आप सारे कॉलम्स को देख सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ईजी तरीका है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फील्ड किसके साथ में जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आप इसको यूज़ करते हो। अब देखो जैसे मैंने इसको बनाया ना, तो इसका एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे। तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को अगर मैं चाहूँ उसको लेना, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो मैं यहाँ से उसको पिक कर सकता हूँ। जब इस पर प्रॉपर्टी में जाऊँगा ना, मैं इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ देखो एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग मिलेगा। देखो ये यहाँ पे उसको आपका पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग मिला जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी कनेक्शन के टाइम पे लिखने के लिए, जिसमें डेटा सोर्स यानी सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू, ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे को पास करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को मुझे कहाँ पास करना है,
तो अब यहाँ से इसे कॉपी कर लो, यहाँ से कंट्रोल A कंट्रोल C कर लो, कॉपी हो गया ये पूरा। उसके बाद यहाँ से तुम चले जाओ वेब कॉन्फ़िग फाइल में। मैंने आपको बताया था वेब कॉन्फ़िग फाइल एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जहाँ भी हम कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन डालनी होती है ना, वहाँ पे हम वेब कॉन्फ़िग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेब कॉन्फ़िग के अंदर में हम कनेक्शन को क्रिएट करना है तो वेब कॉन्फ़िग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वेब कॉन्फ़िग फाइल है। इस वेब कॉन्फ़िग फाइल के सबसे एंड में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट में देखो ये कॉन्फ़िगरेशन टैग दिख रहा है, उसके ऊपर आके ना एक कनेक्शन स्ट्रिंग टैग को ऐड करोगे। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग टैग को ऐड करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पे टैग करोगे, लिखोगे कनेक्शन स्ट्रिंग, देखो लिख रहा है आ गया। कनेक्शन स्ट्रिंग को बंद करोगे और बंद करते देखोगे तुम्हारे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग आ जाएगा। ठीक है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के टैग के अंदर में एक नया टैग तुम्हें ऐड करना है, तो यहाँ लिखोगे ऐड। जब तुम ऐड करोगे तो उसका एक अपना नाम होगा। जब तुम कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो तो कनेक्शन स्ट्रिंग का एक अपना नाम होगा। तो उसके बाद सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नेम असाइन करना है। नेम इज इक्वल टू क्या, इस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखोगे क्या, तो मैंने इसका नाम रख दिया माई कनेक्शन, माईकॉन रख देते हैं। कुछ भी रख सकते हो, स्ट्रिंग में कुछ भी ले सकते हो तुम। तो मैंने माईकॉन के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया और उसके बाद जो माईकॉन का कनेक्शन स्ट्रिंग लिया इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। देखो आ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग, सेलेक्ट करो इक्वल्स टू जो मैंने वहाँ कॉपी किया था, ये डबल कोट्स में मैं पेस्ट कर दूँगा। क्या आया यहाँ पे, सर्वर का नाम आ गया लेनोवो, इंटीग्रेटेड इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम आ गया क्या, यूज़र डीबी, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आ गया ट्रू, मतलब देयर इज़ नो यूज़र आईडी पासवर्ड। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, देयर इज़ नो यूज़र आईडी पासवर्ड। तो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस देंगे और बताएंगे इसको प्रोवाइडर का नाम, क्योंकि प्रोवाइडर का नाम मैंडेटरी है ना। हो सकता है मैं ओरेकल यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मैं एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, OLEDB यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू क्या है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा हार्ड कोड कर, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ये मुझे बताना होगा कि ये एक प्रोवाइडर है। ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। इजी है ना। कनेक्शन स्ट्रिंग टैग लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, एक नेम देंगे, जो तुम रखना चाहो उसको याद रखना है तुम्हें, क्योंकि उसी के नेम से तुम्हें कॉल करना है। उसके बाद जो वहाँ पे कॉपी किया था पेस्ट कर दिया और प्रोवाइडर का नाम जो देना था हमने दे दिया, दैट्स इट। दिस इज़ माई कनेक्शन स्ट्रिंग हैज़ बीन क्रिएटेड इनसाइड दिस, राइट नाउ। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने वेब कॉन्फ़िग में बना दिया। जो मैंने वेब कॉन्फ़िग में बनाया ना, इसको मैं इंटायर एप्लीकेशन में किसी भी पेज पे कॉल कर सकता हूँ। वेब कॉन्फ़िग की इन्फॉर्मेशन तुम कहीं भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि देखो कनेक्शन है ना, तुमने कनेक्शन अगर एप्लीकेशन के लिए बनाया है तो तुम्हें एक से ज़्यादा जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी इसे। तुम्हें लॉगिन पे भी ज़रूरत है, तुम्हें फॉरगेट पासवर्ड पे भी ज़रूरत है, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन पे भी ज़रूरत है, हर जगह पे ज़रूरत होगी तुम्हें, वेलकम पे भी ज़रूरत होगी तुम्हें। तो हर जगह तुम क्या करोगे, हर जगह क्या ये कोड हर जगह लिखोगे क्या, नहीं ना। तो उसकी जगह हमने क्या किया, एक जगह कोड लिख दिया और इसको हम लोग हर जगह पे यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करेंगे, अब इसका यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो। इसका हो गया, वर्क ख़त्म हो गया है वेब कॉन्फ़िग का। हाँ, मेक श्योर बंद करने से पहले एक बार सेव कर लेना, क्योंकि जो आपने लिखा है वो सेव होना चाहिए। तो अब मुझे इस वाले फॉर्म पे कनेक्शन की ज़रूरत है, जो कि मैंने वेब पेज डिज़ाइन कर लिया है। अब मैंने सबकी नेमिंग भी कर दी है। अब मुझे कनेक्शन की ज़रूरत है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ डेटा मेरा सबमिट हो जाए। तो मैं जब सबमिट पे क्लिक करूँगा तो सबमिट का मेथड तो आ गया और ये पेज का लोड मेथड बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अब मुझे कनेक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना होगा, उसके नेम स्पेस को कॉल करना होगा, एक जो मैं जिसके थ्रू मैं कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा हूँ। दिस इज़ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। यहाँ पे केस सेंसिटिव है, वहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं था, वहाँ आप कैसे भी डाल सकते थे, कहाँ वेब कॉन्फ़िग में। लेकिन यहाँ पे आपको ये केस सेंसिटिव है क्योंकि C# यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे जो यूज़ करते वो XML था, वो XML लैंग्वेज थी, जिसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो XML लैंग्वेज थी। यहाँ ये जो है C# लैंग्वेज है, तो C# में आपको इस तरह से देना पड़ेगा। तो आपने ये दे दिया, SQL क्लाइंट यूज़ कर रहे हो, अपना प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो SQL क्लाइंट। उसके बाद जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग जो हम जहाँ पे हमने लिखा है वो कौन सी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको कॉल करना पड़ेगा इस तरह से, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्लास को कॉल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है वो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है। अब इस क्लास के अंदर आ जाओ। इस क्लास के अंदर में पब्लिकली एक कनेक्शन को क्रिएट करो जो आप बनाना चाहते हो। मैंने पब्लिक कॉन के नाम से एक कनेक्शन बनाया, पब्लिक SQL कनेक्शन को मुझे यूज़ करना है सबसे पहले। किसके लिए? कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो मैं लिखूँगा पब्लिक SQL कनेक्शन
मैंने पब्लिक क्यू एसक्यूएल कनेक्शन पब्लिक क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं चाहूँ कि दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन कौन एक नाम दे दिया मैंने, यूज़र डिफाइंड टाइप इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। तो ये क्या बन गया, ये एब्स्ट्रैक्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना। कौन इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, और इसके ब्रैकेट के अंदर में मैं कनेक्शन को कॉल करूँगा। तो कनेक्शन को कॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर मतलब वेब कॉन्फ़िग फाइल डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर जो मैंने कनेक्शन पास किया था उसका नाम क्या था, माईकॉन। तो मैं लिखूँगा माईकॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जब मैं ये लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपका क्या है, वेब कॉन्फ़िग फाइल। उस वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में माईकॉन जो हमने लिखा हुआ है हार्ड कोड में, जो उसका नेम दिया था मैंने, वो नेम माईकॉन को कॉल कर लेगा, ठीक है। और ये किसके अंदर पास हो रहा है, ये किसके अंदर पास हो रहा है तुम्हारा, ये किसके अंदर पास हो रहा है तुम्हारा, कौन के अंदर ना। ये हमने कौन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पास हो रहा है ना। ये जो हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने आपको 5 चीज़ें कल बताई थी ना। एक एसक्यूएल कनेक्शन बताया था, एसक्यूएल डाटा अडेप्टर बताया था, रीडर बताया था और कमांड बताया था। उसमें से मैं पहला क्लास यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल कनेक्शन, जो कि कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगा, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर दिया जो मैंने वेब कॉन्फ़िग में लिखा था। वेब कॉन्फ़िग में जो मैंने पैरामीटर्स लिखे थे उसको मैंने कॉन के अंदर पास कर दिया इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू। इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास के थ्रू मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया माईकॉन इज़ अ नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच आई हैव पास माई कनेक्शन। देखो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया था ना माईकॉन, इस माईकॉन के थ्रू ही मैंने उसको पास कर दिया। तो माईकॉन को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। दैट मीन्स कि कॉन को अगर मैं जहाँ पे भी कॉल करूँ तो कनेक्शन ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जो कनेक्शन होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कनेक्शन कैन बी ओपन और क्लोज, राइट। अब मैं यहाँ पे कमांड भी यूज़ करूँगा क्योंकि मैं इसको स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कमांड लिया एसक्यूएल कमांड। उसका एक ऑब्जेक्ट, कभी भी कोई भी क्लास को आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। क्लास इज़ अ रेफरेंस टाइप, आप क्लास को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज की क्लास हैज़ सो मेनी प्रॉपर्टीज़, मेथड, फंक्शन, इवेंट्स। तो एक सिंगल एंटिटी नहीं है क्लास, उसके अंदर में लॉट्स ऑफ थिंग्स है। तो क्लास का क्या करना होगा, ऑलवेज जब क्लास को आप यूज़ करना चाहते हो तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब मैं एसक्यूएल कमांड को यूज़ करना चाहता हूँ। एसक्यूएल कमांड एक क्लास है जिसको मैं यूज़ करके अपने एसक्यूएल कमांड को पास करूँगा। तो मुझे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो CMD के नाम से मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और उस एसक्यूएल कमांड के अंदर मैंने क्या पास करना है, मुझे क्वेरी पास करनी है। यहाँ पे मुझे क्वेरी पास करनी है, यानी कि मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ इंसर्ट, डिलीट कराना हो तो डिलीट, अपडेट कराना हो तो अपडेट, और सिलेक्ट कराना हो तो सिलेक्ट। तो जो भी मेरी स्टेटमेंट होगी अब मेरी इसके थ्रू पास होगी। वहाँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा था, क्यों, क्योंकि मेरा तो वो एसक्यूएल सर्वर का ही प्लेटफॉर्म था। लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर यहाँ तो उसको नहीं पता ना कि आप क्या पास कर रहे हो। तो मुझे हर चीज़ को बताना पड़ेगा कि ये एसक्यूएल कमांड है या एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर है या व्यूज़ हैं, क्या है, या ट्रिगर है, क्या है, मुझे हर चीज़ को बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहीं पे एसक्यूएल की कोडिंग लिख दूँ इंसर्ट वाली, या मुझे एक अलग से मैं क्वेरी बना लूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं str, और उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँ, क्वेरी पास कर दूँ और उस क्वेरी को इसके अंदर नीचे पास कर दूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, यूज़र अंडरस्कोर था ना, नहीं, टेबल का नाम पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यूज़र लॉगिन इज़ अ नेम ऑफ टेबल। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू यूज़र लॉगिन, यही लिखते थे ना। उसके बाद क्या लिखते थे, ये यहाँ पे केस सेंसिटिव, देखो जहाँ पे डबल कोट्स आ जाता है वो केस सेंसिटिव खत्म हो जाता है। तो ये स्ट्रिंग पास हो रहा है, स्ट्रिंग में डबल कोट्स का कोई काम नहीं होता है, वो एज इट इज़ जैसे तुम पास करोगे वो चला जाएगा। तो उसके बाद हम क्या लिखते थे, वैल्यूज़ में अब हम डायरेक्ट वैल्यूज़ वहाँ पास करते थे, लेकिन यहाँ पे अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यू पास करना है। समझ रहे हो बात को, वहाँ तो तुम डायरेक्ट बात करते थे ना, इंसर्ट इनटू ये वैल्यू, सिंगल कोड में वैल्यू डाल देते थे तो चला जाता था।
प्रोसीजर में भी तुम सिंगल कोड में डालते थे चलाते थे, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी वैल्यू जा रही है वो मैपिंग के थ्रू जा रही है, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तो अब पहला वाला जो कॉलम है ये वाला, ध्यानपूर्वक समझना, फर्स्ट वाला जो कॉलम है तुम्हारा जिसका नाम है ईमेल, इसको मैं मैप करना चाह रहा हूँ किसके, txt ईमेल आईडी के थ्रू, txt ईमेल के थ्रू मैप करना चाहता हूँ। तो उसका एक सिंटैक्स होता है सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस टेक्स्ट बॉक्स का नाम प्लस डबल कोट सिंगल कोट। जो सिंगल कोट डबल कोट है वो इस कॉलम की वैल्यू को ले रहा है, यानी जहाँ पे ये स्टोर होने जा रहा है उसको, उसकी वैल्यू के लिए वो सिंगल कोट डबल कोट्स ले रहा है, और डबल कोट सिंगल कोट जो तुम्हारे टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू पास होगी वो ले रहा है। और इसके बीच में हम लोग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस से यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पास करता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर में सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस, ये एक सिंटैक्स है, तुम्हें ध्यान रखना है। अब उसके बाद उसकी वैल्यू पास करो जहाँ से ये वैल्यू पास हो रहा है। तो पास किसके थ्रू हो रहा है, तो txt ईमेल आईडी डॉट टेक्स्ट जाना है, उसका टेक्स्ट मुझे उठाना है, प्लस डबल कोट्स सिंगल कोट। तो ये जो है, ये जो मैंने अभी लिखा है, ये जो सिंगल कोट डबल कोट है वो बैकएंड के उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है एसक्यूएल सर्वर के, और ये जो डबल कोट सिंगल कोड है ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तुम टेक्स्ट बॉक्स पास कर रहे हो। और उसके बीच में तुमने प्लस का साइन लिया है, यानी वहाँ पे जो कॉलम जहाँ पे इंसर्ट होने जा रहा है वहाँ तो भी ब्लैंक है, वहाँ ब्लैंक है। और यहाँ से तुमने टेक्स्ट बॉक्स में सपोज कर लो पास किया a@gmail.com, तो ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर रहे हो, 1 + 1 = 11, तो ब्लैंक प्लस वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू। जो तुम्हारी वैल्यू चली जाएगी वो वैल्यू उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी वहाँ पे उस लोकेशन पे जहाँ पे है। यही सिंटैक्स तुम्हें यूज़ करना है हर के लिए। तो तुम्हारा ये पहला कॉलम हो गया। तो तुमने क्या किया, इसको लिखा, टाइप करने के बाद इसे तुमने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा के बाद Ctrl+V पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब सेकंड कॉलम का नाम दोगे, क्या था, txt नेम, NAME नेम। Ctrl+बार करोगे अपने आप आ जाएगा। ये दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा। तीसरे कॉलम के लिए Ctrl+V करा, नेम के बाद क्या था, पासवर्ड, PWD था शायद। Ctrl+बार दो, P के बाद अपने आप आ जाएगा। एक वर्ड लिख के Ctrl+बार दोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आ जाएंगे। ईमेल के बाद क्या था, एड्रेस, ठीक है। मैंने ए लिखा, Ctrl+बार, एड्रेस आ गया। अगर एक से ज़्यादा होंगे एक के साथ तो वो दो खुल जाएगा पॉपअप, नहीं होगा अगर एक होगा तो एक पूरा आ जाएगा। कॉमा, कॉमा क्या कर रहा है, हर को अलग अलग कर रहा है, क्योंकि हम कॉमा तो वहाँ भी देते थे ना। ईमेल आईडी के बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने DOB लिखा था, डेट ऑफ बर्थ आ गया। फिर अगेन कॉमा देंगे, Ctrl+V, डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या था, M दे देते हैं, Ctrl+बार, सॉरी Ctrl+बार आ गया। तो ये आपका सारे कॉलम आ गए, मेरे 6 कॉलम थे, 6 कॉलम मेरे हो गए। ये मैंने पूरा किस में पास कर दिया, str में। str एक ऑब्जेक्ट, हम चाहे तो पूरा इसको इसी के अंदर पास कर सकते थे, लेकिन हमने ने अलग इसलिए किया ताकि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। एक लाइन की कोडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी, स्टेटमेंट काफ़ी लंबी हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें किया था। अब यहाँ पे मैंने str पास कर दिया, तो str पास किया तो str के थ्रू ये तो नहीं पता चलेगा कि कनेक्शन कौन सा है, क्योंकि ये तो तुम्हें सिर्फ इंसर्ट की बता रहा है ना कि इंसर्ट करना है, बट कहाँ इंसर्ट करना है वो कौन बताएगा, वो कौन बताएगा। जो हमने ऊपर कौन ऑब्जेक्ट लिया, देखो नीचे दे रहा है कि जो तुमने एसक्यूएल कमांड्स कनेक्शन लिया है वो उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कौन है। कौन हमने ऊपर जो पब्लिक ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने यहाँ पास कर दिया। तो कौन ये बता देगा कि सर्वर कौन सा है, उस सर्वर में ये वाली स्टेटमेंट जानी है, क्योंकि इंसर्ट वाला तो तुम्हें सिर्फ ये बता रहा है ना कि इंसर्ट करना है, वो टेबल का नाम बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा है डेटाबेस कहाँ है। वो डेटाबेस कौन बता रहा है, कौन बता रहा है कि कौन के अंदर हमारा क्या पास हो रहा है, सर्वर का नेम, डेटाबेस का नाम और उसके अंदर जाने की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हम लोगों ने फिर इंसर्ट का वो पास कर दिया, तो क्या करेगा, वो जाएगा और जाके इंसर्ट कर देगा, राइट। तो ये हमने कर दिया। अब मेरी क्वेरीज यहाँ तक हो गई है। आई नीड टू ओपन अ कनेक्शन, आई नीड टू ओपन कनेक्शन, मुझे ओपन कनेक्शन पहले ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं इस कमांड को चलाऊंगा। क्योंकि मैंने कमांड तो ले लिया, बट जब तक मैं कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा तब तक वो रन नहीं करेगा। आपने एसक्यूएल सर्वर में गए, आप जाके स्टेटमेंट लिख लिया, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से वो रन कर जाता है क्या, जब तक कि उसको सेलेक्ट नहीं करो और F5 ना करो। अब यहाँ तो मैंने लिख तो लिया है, अब मुझे F5 करने की ज़रूरत है। F5 यहाँ पे कैसे होगा, तो मुझे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। अब मुझे एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन को ओपन करने के लिए मुझे लिखना होगा con.open। कनेक्शन ओपन करेंगे हम,
कनेक्शन ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, CMD को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो CMD डॉट एग्जीक्यूट जैसे लिखूंगा तो मेरे पास एग्जीक्यूट के बहुत सारे कमांड है। अब मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मेरा जो कमांड है क्या वो DML है या DDL है। तो ये जो है DML है, क्यों, इंसर्ट है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, DML है। DML का मतलब क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहाँ होगा, जब इंसर्ट करोगे तो मैनिपुलेट होगा डेटा, टेबल मैनिपुलेट होगा ना। जब डिलीट करोगे तो टेबल मैनिपुलेट होगा, जब अपडेट करोगे तो टेबल मैनिपुलेट होगा, जब सेलेक्ट करोगे तो टेबल मैनिपुलेट होगा, नहीं होगा। तो वो क्या हो गया, वो DDL है, वो DDL है और ये DML है। तो जहाँ पे जो DDL है वहाँ लगेगा एग्जीक्यूट रीडर और जो DML है वहाँ लगेगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्योंकि नॉन क्वेरी क्या करता है, अफेक्टेड नंबर ऑफ रोज को कॉलम को रोज एंड कॉलम्स को रिटर्न करता है। अफेक्टेड का मतलब जहाँ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा इंसर्ट है, तो कौन सा लगेगा, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको फाइनली यहाँ से आप क्लोज कर दोगे। मेरा वर्क हो चुका है तो मैं कनेक्शन को क्लोज कर दूं, तो मैंने कॉन डॉट क्लोज कर दिया, कनेक्शन को वापस मैंने क्लोज कर दिया। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरा मैसेज पॉपअप करके शो हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट। और मैं अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ। That's it. This is my code to insert data into table. अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म को स्टार्टअप में डाल दिया, यूज़र मास्टर, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सेट एज स्टार्ट पेज कर दिया और मैं इसको अब रन कराता हूँ। अभी मेरे टेबल में डेटाबेस के बैकएंड में कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखो, इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मैं वहाँ से इंसर्ट करके देखूँगा कि मेरी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्शन भी स्टैब्लिश किया है, उसको भी हम लोगों ने एक बार चेक नहीं किया। तो हो सकता है कभी कभी कि कनेक्शन में पैरामीटर्स तुम अगर गलत डालोगे तो वहाँ भी एरर आ सकता है, बट हम लोगों ने पैरामीटर्स को कॉपी कर लिया था, तो कनेक्शन स्ट्रिंग में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप लिखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसे पता होना चाहिए तुम्हें। दो तरीके मैंने तुम्हें बताए, या तो कनेक्शन स्ट्रिंग को याद कर लो, क्या होता है, सबसे पहले डेटा सोर्स होता है, फिर सर्वर का नाम होता है, फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में तुम चाहोगे, यहाँ पे लिखा था इनिशियल कैटलॉग, जो ये देगा तुम्हें उसका नाम देगा इनिशियल कैटलॉग, लेकिन तुम चाहो तो डेटाबेस भी रख सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास ये फील्ड आ गया। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंसर्ट करा रहा हूँ a@gmail.com, नेम मैंने दे दिया राहुल, पासवर्ड मैंने दे दिया 123, एड्रेस मैंने दे दिया 21 गुजरावाला टाउन। और यहाँ पे मैं कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये पूरा कैलेंडर है, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा कैलेंडर ओपन होगा। वो सिर्फ इस वजह से हो गया कि मैंने वहाँ पे जाके उसकी प्रॉपर्टी में कैलेंडर ले लिया था। हाँ, अब यहाँ पे मैं ये ले लिया, और लेने के बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा को सबमिट कर देगा, और कम करने के बाद डेटा सेव का मैसेज भी आ गया तुम्हारे पास। यानी कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी ये फॉर्म के थ्रू स्टोर हो गई। अब तो मैं किसी को भी यूज़र को दूंगा ये वाला फॉर्म, तो वो इजीली डेटा को इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको रन करा के देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मेरी वैल्यू यहाँ आ गई। तो दिस इज़ अ वे टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। वैसे ही तुम इंसर्ट कराने के बाद अगर तुम सर्च कराना चाहते हो तो सर्च कराने के लिए हम सर्च भी करा सकते हैं। इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद आप फॉर्म पे आ जाओ, फाइंड पे क्लिक करते हैं। फाइंड में जो कोडिंग करेंगे कुछ ऐसा ही करेंगे, बट अलग थोड़ा होगा। मैं इसी क्वेरी को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, पहले कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। मेरी क्वेरी कहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे जो मेरी इंसर्ट का स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। इंसर्ट का जो स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ मेरी ये वाली क्वेरी चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, मैं सबको चाहता हूँ, फ्रॉम
टेबल का नाम क्या था, user_login। ठीक है, ये मेरी क्वेरी पास हो गई। कमांड तो मुझे लेना ही था, लेकिन कमांड लेने के साथ साथ मुझे यहाँ पे रीडर भी चाहिए, क्योंकि मुझे रीड करना है वैल्यू को। तो मैं एक और क्लास लूँगा, SQL डाटा रीडर, DR के नाम से एक रीडर ले लिया हमने, और कनेक्शन ओपन तो कराना ही कराना है, और DR को एग्जीक्यूट कराना है। तो मैंने DR इज इक्वल टू cmd.execute नॉन क्वेरी किया। गलत हो जाएगा क्या, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो टाइप ऑफ कमांड है ना वो क्या है, DDL है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, एग्जीक्यूट रीडर। देखो ये गलत दिखा रहा है, लेकिन जैसे मैंने एग्जीक्यूट रीडर किया ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, DR के अंदर पूरी वैल्यू आ गई, DR हैज़ ऑल द फील्ड्स। अब मुझे वहाँ से चेक करना है कि क्या वैल्यू मैच कर रही है किसके टेक्स्ट बॉक्स के साथ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा कंडीशन वाइल का। अब मेरे पास कंडीशन लूप है, एक टेबल है, तो उस टेबल के अंदर में 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो मेरा जो 100 रिकॉर्ड्स है जो मुझे फाइंड करना है, तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक 100 रिकॉर्ड्स से फाइंड करूँगा ना। मैं बारी बारी सबके पास जाऊँगा, जिसकी आईडी मैच करेगी उसका पासवर्ड उठाऊंगा, या उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को उठा के लाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए, लूप चाहिए। लूप मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के हैं, कौन कौन से, एक वाइल है, एक फॉर है। मैं फॉर नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि फॉर के साथ में मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेरे लिए इस टाइम पे कन्वीनियंट है वाइल लूप। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करता हूँ, और वाइल के अंदर मैंने क्या किया, DR कंडीशन को डाल दिया, यानी DR डॉट उसका DR का क्या होगा, रीड। अगर टेबल के अंदर में एक भी रिकॉर्ड होगा तो इस लूप के अंदर आएगा, और टेबल के अंदर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो इस लूप के अंदर नहीं आएगा। अगर टेबल के अंदर रिकॉर्ड है तो इस लूप के अंदर जाएगा, और लूप कब तक चलेगा, पहला रिकॉर्ड से लेके एंड रिकॉर्ड तक। तो पहले रिकॉर्ड से लेके एंड रिकॉर्ड तक जब चलेगा ये लूप, तो हर बार क्या चेक करेगा, तो मैं चाहता हूँ हर बार चेक करे अगर txt ईमेल आईडी का टेक्स्ट जो मैं लिखूंगा, ईमेल आईडी पहले तो सर्च करेगा ना, पहले सर्च करेगा तभी तो रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर ईमेल आईडी का टेक्स्ट इक्वल्स टू DR के उस कॉलम में जो डेटाबेस में है उसका नाम क्या है, ईमेल आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और ये भी मेरा टेक्स्ट भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसीलिए मैंने डॉट टू स्ट्रिंग लगाया। अगर मेरा डेटाबेस का वो कॉलम और जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, वो दोनों अगर मैच करता है तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ जो कॉरस्पॉन्डिंग मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है उसमें DR की वैल्यू आ जाए। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्सेस में नाम लिखूँगा कि txt name डॉट टेक्स्ट के अंदर में क्या आ जाए, DR का कौन सा आ जाए कॉलम, जो वहाँ पे था नेम आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना। उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे आ जाएंगी। नेम के बाद क्या था, पासवर्ड के बाद क्या था, एड्रेस, पूरा एड्रेस था ना, पूरे कॉलम का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या था, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद क्या था, MOB मोबाइल। यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, यहीं चेक कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे तो बनाया ही है। ये देखो यहाँ चेक कर लेंगे, ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। सबसे पहले ईमेल आईडी, सबका नाम चेक करो। ईमेल आईडी का तो ठीक है, ईमेल आईडी लिखा है, नेम में नेम लिखा है, पासवर्ड में पूरा पासवर्ड लिखा है, एड्रेस में पूरा एड्रेस लिखा है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल में पूरा मोबाइल लिखा है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से देंगे। अब करस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट बॉक्स के नाम भी हमने चेंज किए थे उसको भी हम चेंज कर देते हैं। नेम के बाद P पासवर्ड, कंट्रोल स्पेस बार, पासवर्ड आ गया। पासवर्ड के बाद क्या था, एड्रेस, A डाला, कंट्रोल स्पेस बार, एड्रेस आ गया। D, ये पूरा AI सिस्टम पे वर्क कर रहा है इस टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे वर्क कर रहा है। एक इसका अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है जिससे वो ऑटोमेटिकली पिक करके लाता है। देखो ये आ गया पूरा। ये तो हो गया उस केस में जब तुम्हारी आईडी मैच करेगी, लेकिन जब तुम्हारी आईडी मैच नहीं करेगी तो क्या होगा, तो इनवैलिड का मैसेज आना चाहिए। तो इसमें आएगा एल्स, है ना, एल्स आएगा। और एल्स में मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये एक मैसेज जो मैंने लिखा है इसको यहाँ से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या देता हूँ, डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, उसके बाद जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ DR क्लोज हो जाए, क्योंकि DR हैज़ लॉट्स ऑफ वैल्यूज़, है ना। DR एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे टेबल की वैल्यूज़ लोड हो गई है, वो एक तरह से स्ट्रक्चर मेमोरी में आएगा, तो उसको मुझे रिलीज़ करना ज़रूरी है, डिस्पोज करना ज़रूरी है। तो मैंने DR को क्लोज़ कर दिया और फाइनली कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया।
तो दिस इज अ वे टू गेट द डेटा। अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये तुम फ्रिक्वेंटली जब करने लगोगे ना इसको, क्योंकि ये एक ऐसे, ये 4 ऑपरेशन ऐसे हैं जो हर एक जगह पे तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट के थ्रू बताया है, प्रोसीजर के थ्रू भी बताऊंगा इसको, प्रोसीजर के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से कर लो, फिर प्रोसीजर बताते हैं। अब मैंने इसको उठाया और उठाने के बाद फाइंड पे क्लिक किया तो मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, मैंने आईडी डाली तो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे मैं वैलिडेशंस वगैरह भी लगा सकता हूँ कि जैसे मैं इस पर डालूँ तो सबसे पहले ये चेक करें कि इसके अंदर में टेक्स्ट में वैल्यू है कि नहीं है ना। तो वो भी हम वैलिडेशंस लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशंस के साथ में हम लोग कर सकते हैं, या रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर लगा सकते हैं। रिक्वायर्ड फिर वैलिडेटर बताया था ना, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम चलो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये ऑपरेशंस, चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लें। ये मेरे पास क्या हो गया, सबमिट हो गया और फाइंड हो गया। अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अपडेट में मैं सेम कोड जो मैंने इंसर्ट, दूसरी ईमेल आईडी डाल के देख लो। कुछ भी डाल लो और फाइंड पे क्लिक करो, क्या आएगा, डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, अपडेट में करना है तुम्हें, तो अपडेट करने के लिए तुम जो कोड है तुम्हारा इंसर्ट वाले कोड को ही हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इंसर्ट वाले कोड को ही कॉपी कर लिया। कॉपी पेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कॉपी पेस्ट भी दिमाग से करना, ऐसे नहीं। तुम्हारा टाइम बचेगा। ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट इसीलिए बनाया गया है कि आप अपना टाइम को सेव कर सको, बट दिमाग लगा के। तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। कौन सी स्टेटमेंट लिखनी है, अपडेट की। अपडेट की स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको अपडेट का स्टेटमेंट बताया था। लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम क्या था, यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन ना, और उसके बाद क्या था, सेट नेम को चेंज कर सकता है यूज़र। तो सिंगल कोट डबल कोट्स मैंने आपको बताया था बैकएंड की वैल्यू के लिए होता है, सिंगल कोट डबल कोट्स, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस उसकी वैल्यू किस में जा रही है, txt नेम में जा रही है, डॉट टेक्स्ट। इसकी वैल्यू के लिए डबल कोट सिंगल कोट। ये हो गया पहला कॉलम, कॉमा। नेम के बाद दूसरा कॉलम कौन सा था, पासवर्ड। पूरा कॉलम का नाम लिखेंगे जो बैकएंड में है। पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स, जो बैकएंड में उस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस यहाँ से जो वैल्यू जा रही है किसके थ्रू जा रही है, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट के थ्रू जा रही है। अगेन इसकी वैल्यू के लिए प्लस डबल कोट सिंगल कोट, इसकी वैल्यू के लिए अगेन कॉमा। नेक्स्ट वैल्यू क्या था, एड्रेस इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स। आप लोग कहाँ गलती करोगे, देखो कॉलम के नाम में गलती कर दोगे, हो सकता है, या फिर यहीं कॉमा लगाने में सिंटैक्स में तुमने गलती कर दी, ये हो सकता है। तो ये तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह की तुम्हारी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये हो गया एड्रेस। एड्रेस के बाद क्या होगा, प्लस का साइन देंगे। एड्रेस किस में जा रहा है, txt एड्रेस में जा रहा है, डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा। अगेन क्या जाएगा, एड्रेस के बाद क्या था, एड्रेस के बाद तुम्हारा है डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पे DOB लिखा है इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस txt डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट प्लस डबल कोट सिंगल कोट कॉमा। फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या है, मोबाइल। तो ध्यान रखना जो भी कॉलम का नाम लिखोगे जो एज़ पर द डेटाबेस है वही लिखना होगा, इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट प्लस क्या, डबल कोट सिंगल कोट। तो ये तो हो गया, लेकिन जब तक तुम वेयर नहीं लिखोगे तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ के बाद स्पेस दोगे और यहाँ लिखोगे वेयर जो कॉलम का नाम है वो लिखोगे ईमेल, वेयर ईमेल आईडी पूरा लिखा है ना, ईमेल आईडी इक्वल्स टू सिंगल कोट डबल कोट्स
प्लस ईमेल आईडी की वैल्यू किस में जा रही है, txt email डॉट टेक्स्ट में जा रही है, और उसकी वैल्यू के लिए प्लस डबल कोट सिंगल कोट, और वापस में फाइनली क्या है, डबल कोट्स तो बंद हो गई और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। ये तुम्हारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। तो ये जो डबल कोट लास्ट स्टार्टिंग वाला है, लास्ट वाला है, वो एंड स्टार्ट वाला था, वो जहाँ से हमने अपडेट की क्वेरी शुरू करी थी। ये पूरा स्ट्रिंग हो गया और इस स्ट्रिंग को मैंने कहाँ पास कर दिया, str के अंदर, और कनेक्शन को ओपन कर दिया, और उसके बाद डेटा सेव का मैसेज जो दिखाया था यहाँ मैं क्या कर दूँ, डेटा अपडेटेड का मैसेज आ जाए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें, और कुछ नहीं करना। लगे हाँ तो मैं डिलीट की भी कोडिंग कर लेता हूँ। सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया, डिलीट पे गए, पेस्ट कर दिया। डिलीट में क्या आएगा, वेयर तो आएगा, तो वेयर रहने देते हैं। वेयर से पहले मैं स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ डिलीट यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। और डिलीट होने के बाद मैसेज क्या आ जाएगा, डेटा डिलीटेड। और डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स से भी इंफॉर्मेशन गायब हो जाए, हट जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सारे टेक्स्ट बॉक्स को नल करना पड़ेगा। यानी लिखेंगे यहाँ पे txt email id डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स ब्लैंक, और वैसे करके मैं लिखूँगा txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी भी लिखते हैं, txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, नहीं यहाँ का कैसे भी दे दो, सबको ब्लैंक कर देगा वो। यहाँ पे सीरियल कर तो दिया ना, डेटा डिलीटेड, डिलीट कर रहे हो ना हाँ, तो वो तो अलग है ना, वो तुम अलग से कर लो वो तो आईडी पे करना पड़ेगा, आईडी पे वहाँ वैलिडेशन लगा दो ना, तो रिक्वायर्ड वैलिडेटर और रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर दोनों लगा देना, उस पर वो कर लेगा। तो ये हो गया ना सारे फील्ड, 1 2 3 4 5, एक और रह गया मोबाइल, txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर मैं चाहता हूँ कि डिलीट होने के बाद कर्सर का पॉइंटर पहले वाले पे चला जाए, तो पहले वाले का नाम क्या था, ईमेल डॉट फोकस कर देंगे, तो उसका फोकस फंक्शन क्या करेगा, कर्सर पॉइंटर वहाँ पे भेज देगा डायरेक्टली। तो ये मेरे चारों कमांड हो गए हैं। तो मैंने हम लोगों ने इंसर्ट करा लिया था, फाइंड करा लिया था, फाइंड कराने के बाद मैं अपडेट कराता हूँ, और अपडेट कराने के बाद फिर हम लोग डिलीट परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये जो फ्रंट एंड पे जो भी डेटा अपडेट होगा वो सीधा हाँ डेटाबेस में मेंटेन हो जाएगा, यानी एक फॉर्म के थ्रू तुमने डेटा को मेंटेन कर लिया। जैसे कि ये डेटा मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने इसको फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ राहुल गुप्ता, पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया इसका, ये भी चेंज करना है, इसको 21/8 कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ में इसको 02 कर देते हैं। तो इंटायर रो जो है वो तुम्हारा चेंज कर देगा। क्या करना था मुझे, अपडेट, डेटा अपडेट हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। तुम चेक करना चाहो तुम यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो तुम्हारी पहले इन्फॉर्मेशन थी, अब जो तो इन्फॉर्मेशन है चेंज है। राहुल गुप्ता 21/8 चेंज हो गई ना। डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से तुम जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट का मैसेज आएगा, सारे रो ब्लैंक होंगे, कर्सर का पॉइंटर पहले वाले पे चला गया। अब तुम ए को डिलीट करोगे, सर्च करोगे तो तुम्हारे को यहाँ से नहीं मिलेगा, ए तुम्हारा है ही नहीं, क्योंकि ए हम आईडी के भी यहाँ पे मैंने सर्च किया था तो तुम्हारा मैसेज भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं, रिकॉर्ड है ही नहीं डेटाबेस के अंदर में, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से वो वाइल लूप के अंदर नहीं जा रहा है। जब तक वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो इफ एल्स वाला नहीं चेक करेगा। समझ रहे हो, जो मैंने लिखाया था ना, वाइल dr.read,
डी रीड तभी करेगा जब टेबल में एक ही रिकॉर्ड हो। अगर टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो अननेसेसरी वो जाएगा ही नहीं। क्यों वेस्ट करेगा अपना टाइम, वो प्रोसेसर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा जब उसमें डेटा नहीं है। अब देखो यहाँ से भी तुम्हारा डिलीट हो चुका है, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो ये एक CRUD ऑपरेशन है, मैकेनिज़्म है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है ये। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में देखोगे, कोई भी एप्लीकेशन ले लो तो ये उसमें ये चीज़ें तो आएंगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये बताया आपको स्टेटमेंट के थ्रू, उसी तरह से हम प्रोसीजर के थ्रू भी करते हैं। तो फिर पहले आप इसको एक बार कंप्लीट कर लो, मैं 1-2 क्लासेस आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, और ये जो 4 स्टेटमेंट है ना, इसी पे ही हम